नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6th सेमेस्टर आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और इसी क्रम में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2। पेपर 1 क्या है, उसका सिलेबस क्या है, पेपर 2 क्या है, उसका सिलेबस क्या है, मैंने इससे पहले सिलेबस डिस्कशन वाली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। तो पेपर 1 आप जानते हैं सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो उसे भी हम करेंगे। लेकिन पेपर 2 का नाम आप देखें क्या था, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस तरीके से हम नाम याद रखेंगे, है ना। अलग अलग यूनिवर्सिटी में नाम अलग अलग भी हो सकता है ना। तो मेन क्या है जो हम पढ़ेंगे उसमें नाम बस यही याद रखेंगे। इसका पार्ट ए कौन सा हो जाएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लिखेंगे हम। ठीक है, वैसे इसका दूसरा नाम जो दे रखा है सिलेबस में वो क्या दे रखा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है जी, क्लियर है। हिंदी में क्या कहेंगे, एनालॉग को एनालॉग कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक को इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, सर्किट को परिपथ कहते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है ना। और इसे हिंदी में, इसका तो हिंदी इंग्लिश सेम ही रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का बस इलेक्ट्रॉनिक ही हो जाएगा, तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक ही। ठीक है जी, बाकी आप ये भी लिख सकते हो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, पार्ट ए है ना, और पार्ट बी जो है आपका वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, डिजिटल की हिंदी भी डिजिटल ही होती है। ठीक, और इलेक्ट्रॉनिक्स की हिंदी मैंने बताई आपको इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। ठीक है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ही आप इसे कह सकते हो। और आज के इस लेक्चर से, है ना, हम पार्ट ए अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, यह एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है, ये बड़ा सा नाम है तो इसे यूज कर लेते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आप जानते हैं यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है। इसमें आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, मैंने बताया था आपको। तो सेमीकंडक्टर के बारे में आप बीएससी 2nd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस नाम की एक बुक थी, 2nd बुक है ना, जिसे हिंदी में कहते थे अर्धचालक युक्तियाँ। ठीक है, तो उसमें आप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सेमीकंडक्टर जंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर जंक्शंस। ठीक है, अगली जो यूनिट है उसमें आपको फिर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से आपको, है ना, पिछली चीज़ें आगे कंटिन्यू की गई हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आपने पढ़ी थी, तो वो सारा ओवरव्यू आपके पास है। वो सारा, है ना, जो ज्ञान है वो कहीं कुछ विस्मृतियों के साथ थोड़ा बहुत तो बोल ही जाते हैं, आपके पास होगा ही, है ना। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो जो सिलेबस का पहला टॉपिक है, बेसिक तो सब आप जानते ही हैं, अर्धचालक क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसे मैं आपको बता भी दूं, सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या होती है, जैसे ये सेमीकंडक्टर जंक्शन ही है। तो सेमीकंडक्टर जंक्शन क्या है, तो इस तरीके से आपको पता है सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप यानी पॉजिटिव टाइप, है ना, एन टाइप यानी कि निगेटिव टाइप। पी टाइप में जो होल्स होते हैं, पता है ना, याद आ रहा है, कोटर कहते हैं जिन्हें हिंदी में, उनकी अधिकता अधिक होती है, उनकी अधिकता रहती है, इसी कारण इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एन टाइप में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, तो इसी कारण उसे एन टाइप या निगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और सेमीकंडक्टर जंक्शन कैसे बनती है, तो एक सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल लिया जाता है, उसमें इस टाइप तो
मतलब इस तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर बना देते हैं। कैसे बनाते थे आपको याद होगा, डोपिंग करके, है ना। पी टाइप बना देते हैं और इसे एन टाइप बना देते हैं। डोपिंग यानी अपमिश्रण, बाहर से इम्प्योरिटीज़ एटम्स को मिला करके, अशुद्धि परमाणुओं को मिला करके, तो ये पी टाइप बन जाता है, ये एन टाइप बन जाता है। तो इसे मिलाने वाली जो जंक्शन है पी रीजन और एन रीजन को, पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को, वो कहलाती है पी एन जंक्शन। और इस प्रकार जो डायोड बनता है उसे आपको याद होगा क्या कहते थे, पी एन जंक्शन डायोड। क्लियर है। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर जंक्शंस का बेसिक जो है आपको मैंने बता दिया है, और बाकी आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नोट्स भी साथ रख लें ताकि यहाँ कोई चीज़ ना समझ आए तो आप वहाँ से देख सकें। ठीक है। जो सिलेबस की पहली हेडिंग है वो है आपकी एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी। ठीक है जी। फर्मी एनर्जी क्या होती है ये आपने पढ़ा है 5th सेमेस्टर में, जो सेकंड पार्ट था, मतलब पार्ट पी पेपर फर्स्ट का स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जो 4th यूनिट थी, उसमें फर्मी एनर्जी आप पढ़ के आए हैं, और फर्मी एनर्जी का डेरिवेशन भी मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक है। तो फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन दोबारा कराने का कोई औचित्य नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फर्मी एनर्जी क्या होती है ना, फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, तो वो जो वीडियो है उसे इसी के साथ लिंक कर देता हूँ, आप उसे अच्छे से समझें और साथ में नोट्स बनाएं। ठीक है। इस लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं, एक ही डेरिवेशन है लगभग, तो इसलिए तीनों की हेडिंग एक साथ लिखी है। ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। क्लियर है। क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल। मेटल के भीतर, किसी धातु के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने भी होते हैं, उनकी संख्या आपको निकालनी है। ठीक है। और इसे ही आप इस तरीके से भी कह सकते हो, है ना, ऑब्लिक करके लिखना चाहो हेडिंग लिख सकते हो। क्या लिखोगे कि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन गैस। इसे ही आप फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह सकते हो, किसके लिए, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए। ठीक है। और दूसरी हेडिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी। इसी डेरिवेशन को करते करते बीच में एन फर्मी एनर्जी क्या होती है उसकी डेफिनेशन भी आएगी, तो वहाँ से आप इसकी डेफिनेशन भी याद रखेंगे। और फिर हेडिंग आप ये भी कह सकते हो कि फर्मी एनर्जी जो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, है ना, परम शून्य ताप पर जो फर्मी ऊर्जा है, फर्मी एनर्जी है, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका डेरिवेशन क्या होगा, उसका डिटर्मिनेशन करना है, यानी कि उसका निर्धारण करना है। ठीक है, डेरिवेशन करना है। क्लियर है यहाँ तक आपको। देखो, अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गैस का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ सकता है वेरी शॉर्ट में, है ना, और इसी में तो है ही ये इलेक्ट्रॉन गैस का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपने फोटोन गैस समझा था पिछले लेक्चर में। देखो, आप जानते हैं मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स। सभी मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी सुचालक होते हैं। ठीक है, यानी जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, पढ़ा है आपने कंडक्टर्स क्या होते हैं। द हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई रहती है, बात आप जानते हैं। कंडक्टिविटी यानी चालकता। तो क्यों होती है उसकी कंडक्टिविटी हाई, तो इज ड्यू टू द, ये प्रेजेंस है। ठीक है जी, इज ड्यू टू द प्रेजेंस। प्रेजेंस मानी उपस्थिति, किसकी उपस्थिति, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो मेटल्स की जो हाई कंडक्टिविटी होती है वो क्यों होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण। ठीक है, आपको बताया फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट फ्लो होता है किसी मेटल में, और इसी कारण उसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटेलिक कंडक्टर, धात्विक जो चालक है उसके भीतर ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मूव फ्रीली। ठीक है, इनसाइड द मेटल्स, मेटल के भीतर, धातु के भीतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं अपनी इच्छा से, जैसे फोटोन कर रहे थे कैविटी के भीतर, है ना। क्लियर है, या जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स करते हैं गैस के भीतर। ठीक है, इस तरीके से तो लिखा है ना, कैसे मेटल्स के भीतर, है ना, मोशन करते हैं फ्रीली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी गैस में मॉलिक्यूल्स मोशन करते हैं, लाइक मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। ठीक है, तो इसी आधार पे आपने फोटोन भी तो ऐसे ही मोशन कर रहे थे कैविटी के भीतर,
तो आपने फोटोन्स की जो असेंबली थी उसे फोटोन गैस का नाम दिया था। ठीक इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी इसी प्रकार की मोशन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो असेंबली है, सभा है पूरी, उन्हें आप क्या कह दोगे, मेटल के भीतर है ये, तो उसे कह दोगे इलेक्ट्रॉन गैस। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है, सो द असेंबली ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो असेंबली है इन मेटल्स, धातुओं में, मेटल्स में, उसे आप क्या कहते हो, इलेक्ट्रॉन गैस कहते हो। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में इलेक्ट्रॉन गैस पूछ ले तो इतना आपको लिख के आना है। इलेक्ट्रॉन गैस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, द इलेक्ट्रॉन्स आर फर्मियोन्स। और देखो ये बात मैंने आपको बता रखी है, जब फर्मियोन्स क्या होते हैं, या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का जब इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था आपको कि फर्मियोन्स का एग्जाम्पल क्या था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, लिखा भी है यहाँ पे, बिकॉज दे हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन, है ना। इनका जो फर्मियोन्स होते हैं उनका हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है और इलेक्ट्रॉन का भी हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, फर्मियोन। ठीक है, आपको पता है ना इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है, एस बराबर होता है +-1/2, क्लॉकवाइज के लिए +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2, तो हाफ है ना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल स्पिन होता है हाफ इंटीग्रल स्पिन। ठीक है, और साथ में ये फॉलो नहीं करते, डोंट फॉलो, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, फॉलोज आएगा, है ना, एंड फॉलोज। ठीक है, पावलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और साथ में ये फॉलो करते हैं पावली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। क्लियर है? यानी कि क्या मतलब है कि एक एनर्जी लेवल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पावली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पावली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और जो फर्मियोन्स होते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज़ थी या उसकी जो विशेष बातें थी, उसके अंदर आपने ये पढ़ा था कि जो फर्मियोन्स होते हैं वो पावली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है सारी ही बातें इलेक्ट्रॉनों की वे हैं जो फर्मियोन्स की होती हैं, चाहे हाफ इंटीग्रल स्पिन रखना हो और चाहे पावली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करना हो। ठीक है, पावली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करने का क्या मतलब है कि एक एनर्जी लेवल पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो दे मतलब कौन, ये जो इलेक्ट्रॉन है पालन करते हैं ओबे फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स का ये पालन करते हैं। ठीक है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं, फर्मियोन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आप यदि आप ये इलेक्ट्रॉनों के लिए आप कोई डेरिवेशन करना चाह रहे हैं तो आप किसका यूज करेंगे, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। इसके कारण लिखा है देन अकॉर्डिंग टू द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। और देखो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये होता है ना, ये क्या है, NI यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ith सेल। क्लियर है? GI क्या है, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल, है ना, इन ith कंपार्टमेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से ith कंपार्टमेंट के लिए क्या है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये है ith कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेल। ठीक है, मैंने बताया था, इसे बेंच से कंपैरिजन किया था और इसे स्टूडेंट से कंपैरिजन किया था जब ये लो कराया था मैंने, आपको याद होगा। ठीक है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, आप जानते हैं। लैग्रेंज की इक्वेशन में लैग्रेंज के अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर वाले मेथड को यूज किया था जब। ठीक है, EI क्या है, ith कंपार्टमेंट की एनर्जी है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लो मैंने 3rd यूनिट में आपको पढ़ाया है। तो इसी की हेल्प से, है ना, जैसे पिछले वाले डेरिवेशन में करा था ना, जब प्लांक फॉर्मूला करा था तो देखो NI को क्या लिखा था, NEDE लिखा था, और कैसे लिखा था वहाँ मैंने बता दिया था। ठीक है, तो अब तो समझ जाओगे ना। तो NI यानी क्या निकाल रहे हैं आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो आप क्या निकाल रहे हैं, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और किस एनर्जी रेंज में, तो E से लेकर E+DE एनर्जी रेंज में। तो लिखा है हैविंग एनर्जी बिटवीन E एंड E+DE। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं किस एनर्जी रेंज में, E से लेकर E+DE इस एनर्जी रेंज में। ठीक है, तो ये NEDE आएगा। क्लियर है क्यों आएगा, ये आप प्लांक फॉर्मूले में भी समझ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ GEDE आएगा। ठीक है, ये कैसे इससे ये बना था ये मैं वहाँ भी बता चुका हूँ, तो इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अपॉन में से बिल्कुल सेम है। हाँ, बस EI के स्थान पे क्या हो जाता है, E। ठीक है, क्लियर है। इससे ये फॉर्मूला कैसे बना, बिल्कुल सिमिलर है जैसे प्लांक वाले में बताया था मैंने, है ना। अब देखो आगे की बात,
ये एक मेटल का ब्लॉक है ना, इसके बारे में समझ लो पहले। मेटल का एक ब्लॉक है, ठीक है, और मेटल के भीतर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो एक विशेष एनर्जी लेवल, जिस एनर्जी लेवल से ऊपर के एनर्जी लेवल्स जो है ना खाली रहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, और वो विशेष एनर्जी लेवल, उससे ऊपर के एनर्जी लेवल तो खाली रहेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और उससे नीचे के जितने भी एनर्जी लेवल हैं वो फिल्ड रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक एनर्जी लेवल है, ये एक एनर्जी लेवल है, तो सब में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे पालन हो रहा है, तो एक एनर्जी लेवल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये जो विशेष एनर्जी लेवल है, एक है ना निश्चित एनर्जी लेवल, मतलब एक विशेष है ना, ये विशिष्ट ऊर्जा स्तर है, विशिष्ट एनर्जी लेवल है स्पेसिफिक। इससे ऊपर क्या है, खाली है सब एनर्जी लेवल, इससे नीचे क्या है, भरे हुए हैं इलेक्ट्रॉनों से, तो इस एनर्जी लेवल को आप कहते हैं फर्मी लेवल, ठीक है। और इस फर्मी लेवल की एनर्जी को आप फर्मी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और इसकी एनर्जी को EF से डिनोट करते हैं, E के सफिक्स में कैपिटल F फॉर फर्मी, E फॉर एनर्जी, ठीक है। और ये जो एनर्जी है लेवल सबसे नीचे का, इसकी मान लो आपने E मानी, और यहाँ तक की फर्मी लेवल की जो एनर्जी है E+DE मानी, क्योंकि आप किस एनर्जी रेंज में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने की, E से लेकर E+DE एनर्जी रेंज में, ठीक है। डायग्राम के बारे में बात समझ आई, और ये जो सारी बात मैंने बताई है T बराबर 0 केल्विन पर है, ठीक है। तो देखो एट T बराबर 0 केल्विन देयर एग्जिस्ट, T बराबर 0 केल्विन पर देयर एग्जिस्ट ए लेवल, है ना, यहाँ पर एक लेवल एग्जिस्ट करता है, विशेष एनर्जी लेवल है ना, जिसे आप क्या कहते हो, फर्मी लेवल कहते हो, ठीक है। और इसकी विशेषता क्या है कि बिलो विच, इसके नीचे, जिसके नीचे ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जिससे नीचे के सारे लेवल्स क्या हैं, कंप्लीटली फिल्ड है बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, और उसके ऊपर अबव विच, और जिसके ऊपर ऑल द लेवल्स आर कंप्लीटली एम्प्टी, उससे ऊपर के सभी एनर्जी लेवल्स क्या हैं, एम्प्टी हैं, रिक्त हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, यानी फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, और सीधी सीधी भाषा में कहूँ तो फर्मी लेवल की जो एनर्जी है उसे ही आप क्या कहते हैं, फर्मी एनर्जी। तो लिखा है द एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस फर्मी लेवल, क्लियर है। इस फर्मी लेवल के करस्पॉन्डिंग एनर्जी, यानी इस फर्मी लेवल की एनर्जी को ही आप क्या कहते हो, फर्मी एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ गई फर्मी एनर्जी की, क्लियर है। तो यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ तक फर्मी एनर्जी की ये डेफिनेशन है, वेरी शॉर्ट में आ जाए तो आप यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। और इस डेरिवेशन के बीच में तो है ही, और इसे फर्मी एनर्जी को आप डिनोट करते हैं EF से, ये बात मैंने आपको बताई दी, ठीक है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये निकालेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, है ना, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, ये इसी को आप कह सकते हो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर इलेक्ट्रॉन गैस, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो लिखा है एट T बराबर 0, T बराबर 0 केल्विन पे, है ना, फर्मी डिराक ने ये सब चीज़ें बताई। और देखो T बराबर 0 में भी आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो इससे नीचे नीचे है, ऊपर तो है ही नहीं, तो इसलिए क्या, जो एनर्जी आप लोगे वो EF के बराबर ले सकते हो, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है, या EF से कम लोगे तो एनर्जी क्या है, EF से कम है या EF के बराबर है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल के बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था एक सेल पर, या एक यहाँ पे एनर्जी लेवल है GE, है ना, वहाँ पे सेल होता था, यहाँ पे जब पढ़ाया था ना, जब ये पढ़ाया था GI क्या था, ith कंपार्टमेंट में, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, क्लियर है। NI क्या था, ith कंपार्टमेंट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यदि यहाँ पे अप्लाई करके बताया था, तो मैंने बताया था कि एक सेल में एक ही क्या है, पार्टिकल है, यानी एक चेयर पर या एक बेंच पर एक ही स्टूडेंट है, ऐसे बताया होगा, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे Ni, ठीक है, और GE क्या है, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, क्लियर है। इसका मतलब है जितने एनर्जी लेवल हैं उतने ही कौन है, इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि एक एनर्जी लेवल पर एक एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन है बस, तो 10 एनर्जी लेवल होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब है एनर्जी लेवल की संख्या और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होगी, दोनों बराबर होगी, ठीक है। तो Ni बराबर क्या होगा, GE, ठीक है। कब,
एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन कहते हैं इसे। और इस स्थिति में जो एनर्जी है EF के बराबर होगी या EF से कम होगी, क्योंकि EF से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो सब खाली है, इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें जो हैं फर्स्ट में रख दो। तो फर्स्ट में NEDE की जगह आपने क्या रख दिया, NE की जगह मतलब आपने क्या रख दिया, GE, ठीक है। DE तो यहाँ भी था, यहाँ भी है, NE के स्थान पर क्या रख दिया, GE, क्लियर है। और इधर तो GE DE है ही, ठीक है। और E की पावर जो अल्फा है अलग कर ली, और E की पावर बीटा ही अलग कर ली, ठीक है। E की जगह क्या रख दिया, EF, और प्लस क्या है 1, क्लियर हो गया। ये GE DE दोनों साइड से कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 बराबर बचेगा 1 अपॉन E की पावर अल्फा, E की पावर बीटा, EF प्लस 1, ठीक है। ये वाला इधर पहुँचा दो तो ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और ये 1 से 1 दोनों कट जाएंगे, तो E की पावर अल्फा, E की पावर बीटा, EF बराबर 0 बचेगा। अब फिर आपने क्या कर लिया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग है ना, लॉग 0 तो 0 ही हो जाएगा। तो लॉग में जो मल्टीप्लाई में है आपको पता है प्लस में आ जाता है, तो लॉग E की पावर अल्फा प्लस लॉग E की पावर बीटा EF। और लॉग में जो पावर में होता है शुरुआत में आ जाता है लॉग से पहले, तो ये हो जाएगा अल्फा लॉग E, और ये हो जाएगा बीटा EF लॉग E। लेकिन लॉग देखो, लॉग लिखा है, खाली लॉग लिखा है, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है लॉग बेस पर 10 नहीं है, 10 होता तो 10 लिखते हैं, लॉग बेस पर E है, तो लॉग बेस पर E है। और आगे भी क्या बचा E, तो लॉग E बेस पे E की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, पता होगा आपको। ये दोनों 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा अल्फा प्लस बीटा EF बराबर 0, ठीक है जी। तो अल्फा बराबर क्या आएगा, माइनस का बीटा EF, क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, फिर चलते हैं आगे। मैं लिख ही देता हूँ, साथ साथ करूँगा तो है ना, पिछला वीडियो 1 घंटे का हो गया था, तो यहाँ तक नोट कर लो आप, ठीक है जी। आइए उसके बाद आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 तक मैंने आपको करा दिया था। इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, अल्फा बराबर माइनस का बीटा EF आया था, ठीक है। ये जो इक्वेशन 2 से वैल्यू आई है, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, ठीक है। देखो फर्स्ट एम्प्लाइज किया, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, NEDE बराबर किसके था, GE है ना, DE अपॉन यहाँ था E की पावर अल्फा, क्लियर है ना। और इनटू में क्या था, या इनटू में ना भी हो तो E की पावर अल्फा प्लस बीटा E था, ठीक है। तो E की पावर, देखो मैं एक बार लिख के दिखा दूं आपको, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। इक्वेशन 1 ये थी, E की पावर अल्फा प्लस बीटा E प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से थी, ठीक है। तो इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, E की पावर अल्फा प्लस बीटा E को आप कैसे लिख सकते हो, E की पावर अल्फा, E की पावर बीटा E लिख सकते हो ना। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसे अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है। कैसे, E की पावर अल्फा, ठीक है, और इनटू में क्या, E की पावर बीटा E, ठीक। तो मैंने कुछ नहीं किया, ये जो इक्वेशन 1 थी आपकी ये वाली, इसमें सिर्फ अल्फा की जगह रखा है माइनस का बीटा EF। तो देखो अल्फा की जगह क्या रखा, माइनस का बीटा EF, और इनटू में जो E की पावर बीटा E है वो आपके ऐसे कैसे ही रही, और प्लस में क्या है 1 है, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसमें कॉमन ले लो, कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, बीटा कॉमन ले लिया, और पावर बचेगी E माइनस EF, ठीक है। गुना में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम रहा, ये भी एज इट इज। यहाँ पे आपने बीटा की वैल्यू रख ली, बीटा की वैल्यू क्या होती है आप जानते हैं, 1/kT, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि बीटा के स्थान पे आपने क्या रख लिया है, साइड में बता दूँ, बिकॉज बीटा बराबर क्या है 1/kT, ठीक है। तो बीटा की जगह 1/kT ये आ गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। हम निकालना क्या चाह रहे हैं, आपको पता है, तो फर्मी एनर्जी की डेफिनेशन थी, ठीक है। और मेन जो काम है कर रहे हैं वो हेडिंग थी आपकी पहले वाली, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन मेटल। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गए, NEDE यही तो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसकी वैल्यू चाहिए GEDE की, ठीक है। जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो ये एक्सप्रेशन अपना कंप्लीट हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक्सप्रेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है।
पिछली जैसा ही है जैसे प्लांक का था, प्लांक में भी तो यही निकाल रहे थे आप, पहले NEDE है ना, तो उसके लिए आपने GEDE निकाला था। तो GEDE निकालने के लिए इसका फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट बताया था कल, है ना, आज भी वही फॉर्मूला है। देखो GEDE क्या होता है, नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, एक ही तो बात है। तो आज भी देखो वही है मेथड, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन द मोमेंटम रेंज। कल भी मोमेंटम रेंज P से लेकर P + DP थी प्लांक फॉर्मूले में, आज भी वही है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या था वो कल जो मैंने बताया था, GP DP। भाई मोमेंटम रेंज P से लेकर P + DP है, इसलिए इसे क्या से डिनोट करते हैं, GP DP, ठीक है। कल भी ऐसे ही किया था। और कल फॉर्मूला था वो जनरल फॉर्मूला क्या था, 4πVP² DP/h3, है ना, यही तो था। लेकिन मैंने पोलराइजेशन के लिए बताया था कि फोटोन का पोलराइजेशन है ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरफ को रहता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि जो सिस्टम है वो 2 सब सिस्टम से मिलकर बना है, और इसलिए वॉल्यूम एक का V दूसरे का V, तो टोटल वॉल्यूम 2V लिया था। तो V के स्थान पे कितना रख दिया था, 2V, याद है ना आपको, तो इसलिए 8π आ गया था। आज भी देखो ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन भी है ना 2 तरीके का रोटेशन रखता है, आप जानते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसकी स्पिन दोनों तरफ को होती है, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी। तो आज भी जो सिस्टम है वो 2 सब सिस्टम से मिलकर बना हुआ माना जाएगा, और 2π वो V के स्थान पे 2V रखा जाएगा, तो फिर 4π नहीं आएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया है 8π, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला किसके लिए लिखा है, इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, क्लियर है, तो इसलिए ये आ जाएगा 8πV, क्लियर है ना ये बात। तो डेरिवेशन भाई वैसे ही काफ़ी बड़ा है, तो फिर ये नहीं कि पहले जनरल फॉर्मूला लिखो फिर वो बात बताओ, है ना, और फिर V के स्थान पे 2V लिखो जैसे कल किया था, तो इसलिए डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। अब फिर देखो एक बात आपको याद होगी, ये तो GP DP निकला है, लेकिन हमें निकालना है GEDE, है ना, तो आप इस P को E की टर्म में बदलो, ठीक है ना। जैसे कल आपने GP DP निकाला था, फिर आपको निकालना क्या था, Gnew Dnew, प्लांक फॉर्मूले से कंपैरिजन करना, आपको निकालना था Gnew Dnew, तो आपने है ना उसे P को बदला था न्यू की टर्म में, क्लियर है ना। P बराबर लिखा था आपने hν/c, ठीक है। फिर P की और DP की वैल्यू निकाल के तब रखी थी यहीं, तब आगे डेरिवेशन हुआ था। तो मेथड वही है ना। तो GP DP है ना, हमें निकालना है GED, तो इस P को E में बदलो, और P को E में बदलने का फॉर्मूला है मोमेंटम और एनर्जी के बीच, काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन का, E बराबर होता है P²/2m, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी E बराबर या E के बराबर या K बराबर या T बराबर कई सिंबल हैं, 12mv² होती है, m से मल्टीप्लाई कर लो, m से डिवाइड कर दो, तो 12mv²/m, mv क्या होता है P, तो P²/2m, E बराबर होता है, ठीक है। तो E बराबर क्या है, P²/2m, P² बराबर क्या आएगा 2m। भाई P की वैल्यू रखनी है तो निकाल लो P की वैल्यू, √2m आ जाएगी, लेकिन हमें DP और चाहिए, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल कर दो विद रेस्पेक्ट टू E, तो क्या आएगा 2P, और P का करोगे तो DP/DE 2m, और E का हो जाएगा 1, ठीक है। आप यहाँ से DP निकालना चाह रहे हो तो DE उधर ले जाओ, 2 है ना, 2 से 2 काट दो, ठीक है, और ये P/ में गया और DE उधर चला गया, तो DP बराबर आया m/P DE, क्लियर है। ये जो P है इसकी वैल्यू है √2m, तो इस P की वैल्यू रख दो √2m, √m से m कटेगा √m², ठीक है, अपॉन में रहेगा √2e, तो DP आ गया, है ना, और P भी आ गया। ये P की और DP की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 4 में, क्योंकि इसे कन्वर्ट करना है एनर्जी की टर्म में, क्लियर है। तो ये जो ये साइड है इसमें P की जगह क्या रख दो, ये वाली वैल्यू, और DP की जगह ये वाली वैल्यू जो निकाली है, ठीक है। तो सारी टर्म E में आ जाएंगी, क्लियर है ना। और मैंने कल भी बताया था ये सारी टर्म इधर P में है, इसलिए G के ब्रैकेट में P लिखा है, D के साथ P लिखा है, ठीक है। यहाँ वैल्यू नहीं रखते, कभी यहाँ भी P की वैल्यू रख दो और यहाँ भी DP की रख दो, नहीं, ये तो नोटेशन है, डिनोट करने का तरीका है। GP का मतलब है G की जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो P की टर्म में है, GP का मतलब ये है, ठीक है, क्लियर है। तो GP DP इसलिए आया है क्योंकि सारा इधर क्या है, किस में है, P में। अब चूंकि E में कन्वर्ट करेंगे आप DP और P की वैल्यू रख के, देखो ये P और DP की वैल्यू इधर रख दो, तो रखवाओ पहले 8πV, है ना, P की जगह क्या रख रहे हो √2m,
लेकिन पी स्क्वायर बराबर क्या है 2m, यहाँ तो पी स्क्वायर है ना, तो क्या रख दिया 2m, ठीक है, अपोन में है एच क्यूब, और डी पी की वैल्यू ये रही, ठीक है, वो रख दी ब्रैकेट में। क्लियर हो गया। अभी जो सारी इधर की साइड है ये ई में आ गई, पी में नहीं है अब, तो आप जी पी डी पी नहीं कहेंगे, आप कहेंगे जी ई डी ई। समझ गए, ये तो एक नोटेशन है। उस साइड वाली टर्म जिद है ना, जिसके माने इधर ई है तो जी ई डी, ठीक है, इधर पिछले डेरिवेशन में न्यू में कन्वर्ट कर लिया था तो क्या लिखा था जे न्यू डी न्यू, ठीक है, ऐसे ही। तो जी ई डी क्या आ जाएगा, इसे थोड़ा तरीके से लिख लो, कैसे 8 पाई वी है ना, और ये √2 से 2 √2 बार कटेगा, ठीक है, क्लियर है। m की पावर 1 है, m की पावर 1/2 है, तो m की पावर 3/2 हो गई, और √e से ये जो e है ये √e बार कटेगा, रूट का मतलब 1/2 पावर, h क्यूब अपोन में है डी, ऐसा कैसे ही है, ठीक है। तो ये जी निकल गया, ये जी डी निकल गया। और ये निकालना क्यों था हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू रखनी थी यहाँ, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, वो निकले पड़े हैं, बस हमें किसकी कमी थी, जी डी की वैल्यू की कमी थी, जो अब हमने निकाल दी है। तो ये वैल्यू कहाँ रख देंगे, थर्ड में, तो इसलिए थर्ड इम्प्लाइज कर दिया है, ठीक है, एन ई डी बराबर, ठीक है, ये सारी वैल्यू आपने रख दी है, ठीक है, देखो ये रखी, क्लियर है ना, ऊपर का सारा सेम, एच क्यूब अपोन में है, अपोन में रहेगा, लेकिन बस यहाँ ये जो है अपोन में ये रहा, ठीक है, वैल्यू रख दी है इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो ये जो ये एक्सप्रेशन आया है यही है आपका, है ना, जो आप निकालना चाह रहे थे, क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, किसी मेटल के भीतर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितनी संख्या में होते हैं उसका एक्सप्रेशन ये होता है, ठीक है। और इसी को मैंने बताया था हेडिंग में, वहाँ पे बोल के बताया था, यहाँ लिखा भी है, यही क्या है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है फॉर इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल्स, मेटल्स के भीतर इलेक्ट्रॉन गैस के लिए फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ये है, ठीक है, क्लियर है। और फिर एक लास्ट हेडिंग और बची थी, उस हेडिंग का नाम था एक्सप्रेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ फर्मी एनर्जी, है ना, फॉर इलेक्ट्रॉन गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो वो हेडिंग और है, और वो इतने में आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एक ही डेरिवेशन से आपके 3 टॉपिक कवर हो रहे हैं सिलेबस के, ठीक है। तो देखो ये एन ई डी निकाला आपने, तो इसके बाद डी आ रहा है इसमें, तो है ना, तो डी का मतलब क्या है, इसका मतलब डी का मतलब है डी रीजन में, क्योंकि मैंने बताया एनर्जी ई से लेकर कहाँ तक है, ई प्लस डी, यानी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ना, ये सारे नहीं है टोटल, ये ई से लेकर ई प्लस डी एनर्जी रेंज के बीच के हैं, यानी कितनी एनर्जी के लिए हैं ये, डी के लिए, ठीक है। लेकिन यदि आपको टोटल एनर्जी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल करना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा और लिमिट लेनी पड़ेगी जहाँ तक जिस एनर्जी के लिए, जिस एनर्जी से लेकर के जिस एनर्जी तक आपको निकालना है, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा है, देन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, मेटल में है ना, मेटल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेटल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स किस एनर्जी से लेकर किस एनर्जी तक होते हैं, ये बात मैंने भी आपको डायग्राम के माध्यम से बताई थी, है ना, ऐसा बॉक्स था, मैंने बताया था ये लेवल फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल है ना, और इससे नीचे सभी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इस लेवल से ऊपर जो लेवल्स एनर्जी लेवल वो खाली होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते। और यहाँ ई था और यहाँ था ई प्लस डी, ठीक है, और यहाँ की जो एनर्जी थी वो ई एफ थी, क्लियर है, यहाँ की एनर्जी क्या थी, ई एफ, और ये नीचे से लेकर है तो 0 से लेकर कहाँ तक, यहाँ तक ई एफ तक, इस एनर्जी रेंज में ही तो है इलेक्ट्रॉन, तो यानी एनर्जी रेंज 0 से लेके ई एफ तक, है ना, फर्मी लेवल तक, उससे ऊपर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको निकालनी है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल, क्योंकि डी आ रहा है, तो देखो एन ई डी का क्या कर दिया, इंटीग्रल, क्योंकि ठीक है, क्योंकि टोटल निकालनी है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर ई एफ तक, ठीक है। तो इंटीग्रल में लिमिट डी आया ना, डी के साथ जो रहता है उसी की लिमिट ली जाती है, तो इंटीग्रल 0 टू ई एफ, ठीक है। ये एन ई डी की आपने वैल्यू रख दी है, बस ये वाली बड़ी सी है ना यहाँ पे, यह है क्वेश्चन नंबर आपकी 5, क्लियर है। अब इसमें कुछ कंडीशन वही वाली है पुरानी, कि T बराबर 0 केल्विन पर, है ना,
और आपको पता है एनर्जी की जो वैल्यू है वो सारी EF से कम वाले के लिए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। EF से ज़्यादा एनर्जी लेवल, ज़्यादा एनर्जी वाले जो एनर्जी लेवल हैं वो तो खाली है ऊपर वाले सब, तो एनर्जी कौन सी EF से कम वाली के लिए है ना, और T बराबर 0 केल्विन के लिए। ठीक है, आप मुझे खुद बताओ, यदि E छोटा है EF से, तो जो अपोन में टर्म है E की पावर में E माइनस EF, अब देखना E छोटा है तो छोटे में से बड़ा घटाओगे तो माइनस आएगा, यानी E की पावर में माइनस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, E माइनस EF जो है 0 से छोटा रहेगा, माने निगेटिव रहेगा। तो जो E की पावर है ये E माइनस EF वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। देखो, और T की जगह एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर रख रहे हैं तो 0, तो ऊपर निगेटिव है, अपोन में 0 आ गया, तो E की पावर क्या बन गई, माइनस की इन्फिनिटी, और E की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है 0। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 0। क्लियर है। तो इस टर्म में इक्वेशन 5 में है ना, आप रख दो E की पावर माइनस इन्फिनिटी बराबर 0, यानी इसकी जगह क्या रख दोगे, 0। तो इस सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो अपोन में केवल h³ बचेगा। इंटीग्रल से कांस्टेंट बाहर निकाल लो, तो देखो 8√2 है ना, पाई v m की पावर 3/2 सब बाहर आएगा, h³ भी बाहर आएगा, ये 1 तो लिखते नहीं, और ये 0 हो गया, तो अंदर बचेगा केवल E की पावर 1/2 है ना, और इंटीग्रल 0 टू EF है ही और DE है। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, अब देखो ये जो ये सारा है h³ अपोन का इधर चला गया n की मल्टीप्लाई में, और ये जो सारा ऊपर था ये अपोन में आ गया उधर। ठीक है, और इंटीग्रल करोगे E की पावर 1/2 का तो कितना हो जाएगा, E की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट है 0 से लेकर EF तक। क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, अभी जो अपोन का 3/2 है इधर ले गए, तो 3/2, और ये सारा ऐसा का ऐसा ही लिखा है। लिमिट रखो, तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो E की जगह EF आएगा, माइनस पावर तो ये 3/2 है ही, माइनस E की जगह 0 रखोगे तो 0 की पावर 3/2 0 ही हो जाएगा। ठीक है, ये जो E की पावर 3/2 है इस साइड ले जाओगे पावर, तो पावर पलट जाएगी, तो इस सारे की होल पावर कितनी हो जाएगी, 2/3। ठीक है, अब क्या कर लिया मैंने, ये 3n है ना, और 8πv ये सारा एक साथ ले लिया, सारे की पावर अलग लगा ली 2/3। h की पावर 3 है, तो h की पावर 3 की पावर 2/3 कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि कट जाएंगी। ठीक है, क्लियर है। और देखो ध्यान देना मेरी बात पे, ये 2 है, 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 1/2 है, √2, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर कितना हुआ है, 3/2, तो 2 की पावर 3/2 लिख लिया। ठीक है, और ये m की पावर 3/2 है ही, तो 2 की पावर 3/2 और m की पावर 3/2 पे ये पावर लग गई 2/3। क्लियर है। तो देखो पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये पावर 3/2 है, ये 2/3 है, तो 2 की पावर 2 बचेगी, 1 बचेगी केवल, तो ये 2 आ गया। यहाँ भी देखो पावर कैंसिल हो जाएगी मल्टीप्लाई में, m बचेगा केवल। ठीक है, और ये पावर कट के h² बचेगा, तो h² अपॉन 2m। ठीक है, और ये सारा एज इट इज। क्लियर है। ये सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और कुछ तो अब भी हैं। ठीक है, कर लोगे ना इसे। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखा है, यही है फर्मी एनर्जी का एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर, क्योंकि T बराबर आपने कितना रखा, 0 केल्विन, तो आप लिख देंगे T इज द एक्सप्रेशन ऑफ फर्मी एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, और कहाँ, किस पर, टेम्परेचर पर, तो एट 0 केल्विन, यानी कि एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्लियर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए हैं सिलेबस के, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।